नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्मिता सिंह और स्वागत है आपका जीएनएन के चुनावी चर्चा में। आज हम आपको लेके आए नजफगढ़ विधानसभा और नजफगढ़ विधानसभा के लोगों से ही जानते हैं नजफगढ़ के बारे में। हमारे साथ सुधीर जी मौजूद हैं। सुधीर जी, नजफगढ़ के बारे में पहले तो आप जनता को बताएं, कुछ कैसा इलाका है ये, कैसे लोग रहते हैं यहाँ? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी। नजफगढ़ विधानसभा में हमारी जो टोटल आबादी है वो है लगभग 3.25 लाख, जिसमें 18 गांव आते हैं और बाकी कॉलोनीज से घिरा हुआ है। और कई बॉर्डर लगते हैं, इधर दोराला बॉर्डर लगता है, डांसा बॉर्डर लगता है, बहादुरगढ़ बॉर्डर लगता है। और ज्यादातर जो हमारे यहाँ आबादी है वो झज्जर की, बहादुरगढ़ की, और यहाँ कॉलोनी में लोग हरियाणा से आके बसे हुए हैं और लगभग 2-2, 3-3 पुश्तें होगी उनको रहते हुए। और मेरा गांव जो है, मेरा जाफरपुर गांव है। जाफरपुर गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जी। जाफरपुर गांव और सुडेहेरा गांव, ये कुछ गांव हैं, एग्जैक्ट काउंटिंग तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ अभी भी खेती होती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण ये दिल्ली के गांव ही बने थे, क्योंकि शीला दीक्षित ने एक बार बारिश आने पे कह दिया था कि दिल्ली में तो गांव ही नहीं है और हमें क्या ही फर्क पड़ता है ज्यादा बारिश से। अब हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे विधानसभा चुनाव की, कि यहाँ कौन कौन कैंडिडेट हैं और लोग उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तरुण यादव जी के बारे में। आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट घोषित किए गए थे, उनके बारे में आपके क्या विचार है? अभी तक हाल फिलहाल तक 2 ही कैंडिडेट हैं मेन पार्टीज के, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी। कांग्रेस ने अभी तक अपना कैंडिडेट नजफगढ़ से घोषित नहीं किया है। और तरुण यादव सबसे पहले इन्होंने अपना चुनाव की शुरुआत करी थी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के नजफगढ़ वार्ड से। उसके बाद उन्होंने 2 साल पहले ईसापुर वार्ड से चुनाव लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। दोनों चुनाव उनकी मिसेज ने लड़े, मीना तरुण ने। और इस बार ये आम आदमी के उम्मीदवार बने हैं। उम्मीदवार तो ये बन गए हैं, लेकिन मैं इनको एक एमएलए कैंडिडेट के लेवल से उपयुक्त नहीं मानता। ये एक वार्ड तक सीमित थे, ना कोई इनकी ऐसी कोई तैयारी थी ना और कुछ था। ये तो इन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। कैलाश गहलोत ने पार्टी चेंज कर ली, टिकट लेने वाला और कोई उपयुक्त आदमी नहीं था, तो इस वजह से इन्होंने मौके का फायदा उठाकर टिकट ले ली। और टिकट लेकर ढंग से ये कुल मिला के मेरे गांव में भी आए थे, कल आए थे। तो मुझे भी निजी तौर पे पिछले चुनाव में मैंने इनका तन मन धन से समर्थन किया था, और इस बार मेरे पास उन्होंने निजी रूप में एक फोन भी करना उचित नहीं समझा। ये हाल है इनका। बता दें दर्शकों की कैलाश गहलोत जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं पिछली बार और आम आदमी पार्टी से काफी नाखुश दिखते हुए उन्होंने इस बार पार्टी से रिजाइन कर दिया था। कोई भी सूटेबल कैंडिडेट आम आदमी पार्टी को नहीं दिखा अपनी पार्टी से, और जिसका फायदा तरुण यादव को मिला और उन्हें आम आदमी पार्टी से टिकट दे दी गई। अब चुनावी मैदान में जो दूसरी कैंडिडेट है नीलम पहलवान जी बीजेपी की तरफ से, उनके बारे में कुछ बताएं। नीलम कृष्ण पहलवान जी, भरत सिंह जो हमारे स्वर्गीय भाई भरत सिंह हैं उनकी भाभी जी हैं, कृष्ण पहलवान जी की धर्मपत्नी है। और जब से उनको टिकट मिली है, परसों टिकट की घोषणा हुई थी, उसके बाद नजफगढ़ में खुशी की लहर है। और सबसे ज्यादा ये खुशी की लहर बाजार में और दिल्ली, इसमें हमारे देहात में है। और मेरा ये मानना है कि 4 वार्ड लगते हैं नजफगढ़ विधानसभा में, वो सबसे ज्यादा वोटों से ईसापुर वार्ड से जीतेंगी, जहां आप हमारे बीच में बैठी हैं। तो दोनों ही निगम के विनिंग कैंडिडेट्स हैं, चाहे हम तरुण यादव की बात करें। तरुण यादव ही है वो, थे तो तरुण यादव जी, बीच में वो तरुण कुमार बन गए। अब 2 दिन पहले फिर दोबारा तरुण यादव बन गए हैं। बदलाव चलता रहता है इलेक्शंस के हिसाब से। जो भी वोट कैंडिडेट्स सुटेबल फाइंड करते हैं कि हमें इन लोगों के वोट यहाँ ज्यादा होते हैं, उस हिसाब से सरनेम दिल्ली में बदलते रहते हैं लोगों के। नीलम पहलवान के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से निगम पार्षद के इलेक्शन जीते थे, करीबन 10,000 प्लस से जीती थी, वोटों से जीती थी वो। और कई सालों से राजनीति में काबिज हैं। इनके बारे में बताएं और समस्याओं के बारे में बात करते हैं हम पहले, कि नजफगढ़ में किस प्रकार की समस्याएं हैं। नजफगढ़ में समस्याएं भरी पड़ी हैं जी। गली नाली सड़क बिजली, ये तो आम समस्याएं हैं जिनका तो हर बच्चा बता देगा। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, राव तुलाराम हॉस्पिटल, जो दिल्ली सरकार के अधीन है। वो हॉस्पिटल नहीं है और डिस्पेंसरी भी नहीं है, वो सिर्फ एक फर्स्ट एड सेंटर है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो पीसीआर की गाड़ी या एम्बुलेंस अगर लेके आती है, सबसे पहले राव तुलाराम हॉस्पिटल में लेके आती है। उसके बाद उसका इलाज नहीं होता, उसको रेफर किया जाता है, और रेफर करते करते बीच में ही आधे मरीज दम तोड़ देते हैं। तो इस हॉस्पिटल का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे गांव ने ग्राम सभा की जमीन देकर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती कर दी, और आज इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जब भी हम जाते हैं शिकायत करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता।
अब तो बड़े दुख की बात है जी, सुविधा तो मिल गई लेकिन उस सुविधा का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा। पता नहीं दवाइयां आती है या नहीं आती है, उनको भेज दिया जाता है। आप जाके खुद मुआयना करिए, आपको खुद हर चीज का पता लग जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। दिल्ली में केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य के नाम पे बहुत लाइमलाइट ली है, पर उसकी सच्चाई कुछ अलग है। यहाँ एक बहुत बड़े उस पे हिस्से पे बना हुआ है जाफरपुर हॉस्पिटल का एरिया, काफी बड़ा है, बिल्डिंग्स भी काफी बहुत अच्छी बड़ा बनी हुई परिसर है जी। पर मात्र फर्स्ट एड सेंटर टाइप ही है, कोई ज्यादा मशीनरी नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, कोई इलाज नहीं होता यहाँ। नहीं। एक्सरे तक शायद यहाँ नहीं होते लोगों नहीं है जी, एक्सरे नहीं कुछ होता भी सुविधाएं स्पेसिफिक है नहीं। और कोई दूसरा हॉस्पिटल भी आसपास नजफगढ़ में नहीं है। दिल्ली गेट पे भी एक छोटा वो मेडिकल सेंटर टाइप ही है। यहाँ से दीनदयाल हरिनगर करीब 10, 12, 15 किलोमीटर है। अगर दिन में आप वहां जाना चाहें तो 1 से 1.5 घंटा आसानी से लग जाता है वहां जाने के लिए। और क्या क्या समस्याएं स्वास्थ्य को लेके, और एजुकेशन का क्या है यहाँ? एजुकेशन के नाम पे अब ये जो एक कॉलेज है यहाँ पे, केवल वो भगिनी निवेदिता कॉलेज, वो भी ओनली गर्ल्स का है, कोएड नहीं है। वो भी बहुत पुराना है। बहुत पुराना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है कोएड नहीं है, ओनली गर्ल्स के लिए है। उसमें मतलब कि हमारे जो जवान बच्चे हैं, युवा, वो नहीं जा सकते। उनको फिर एडमिशन लेने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। और जगह की कोई कमी नहीं है, जगह जो ग्राम सभा की थी वो अब सारी डीडीए के अधीन हो गई है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो बोल्ड डिसीजन ले और बड़े डिसीजन। गली नाली सड़क तो छोटे मोटी बातें हैं, ये तो एक रूटीन की समस्याएं हैं। तो ऐसा अगर हम भरोसा जता सकते हैं तो सिर्फ इसी परिवार से जता सकते हैं। और आज तक इन्होंने 10 चुनाव लड़े हैं, ये इनका 11वां चुनाव है। 7 चुनाव में उन्होंने सफलता हासिल की है। और भाई भरत सिंह को आज भी बच्चा बच्चा याद करता है। और आपके बीच में जितने भी भाई बैठे हैं सब अलग अलग गांव से हैं, कॉलोनी से भी हैं। और बाकी बातें ये आप इनसे पूछिए, या अवगत कराएंगे आपको कि क्या हाल है हमारे यहाँ। हम आपको बता दें कि भरत सिंह जी यहाँ से विधायक थे और काफी प्रेजेंटेबल फैमिली है। आप उन्हें किसी भी चीज के लिए फोन करेंगे, वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं, पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं लोगों की। आगे हम बात करेंगे काला नंबरदार जी से। माइक मैं चाहूंगी आप उन्हें दे दें, आपके कॉलर पे लगा है जी। लो काले भाई, आप लगा लो इसको, पकड़ भी लीजिए, कोई बात नहीं। काले भाई, खेती करते हैं आप लोग, किसान हैं आप लोग। किसानों की दृष्टि से आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं या किन किन चीजों की जरूरत है जो आम आदमी पार्टी नहीं पूरी कर पाई दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, और आपको उम्मीदें किसी और से हैं? सबसे पहले तो बहन जी आपको नमस्कार। आपने बात किसानों की पूछी। किसानों का तो पिछले 10 साल से बहुत बुरा हाल है। जमीन प्रकृति की मार से खराब हो जाती, नहीं तो जो को मुआवजा मिलता है वो जानने वालों को मिलता है। दूसरी बात बिजली की बहुत बड़ी समस्या है जी। कनेक्शन लेने जाते, कनेक्शन देते नहीं। वो इतनी बड़ी शर्त रख दे, वो शर्त पूरी नहीं होती। जो आदमी पैसे दे देता है उसका कनेक्शन लग जाता है। फिर तीसरी बात ये कह रहे बिजली फ्री दिल्ली में है नहीं। कहाँ है जी बिजली फ्री? ट्यूबवेल हमारे, ये ट्यूबवेलों के बिल आते हैं, चलो या मत चलो। तो ये मुख्य परेशानी है आपकी, पानी और बिजली को लेके। और कोई स्पेसिफिक परेशानी जो आप लोग? रोडों की समस्या है जी। हॉस्पिटल की जो समस्या थी, एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, भाई सुधीर ने बताई थी। बहुत समस्या है जी। सीवर नहीं डल रहे, रोड नहीं बन रहे, गली नहीं मिल। कोई यहाँ कॉलोनियों से है जो कोई कॉलोनी में रहते हो? आप युवा है हमारे साथ, आपका नाम बताएं ना, माइक उन्हें दे दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा विपिन यादव नाम है। कहाँ रहते हैं आप? राउता मोड़ गली नंबर 14 में रहता हूँ। कॉलोनियों की क्या हालत है? ड्रेनेज सिस्टम है, नाली से पानी का निकास है, सीवर है, पानी, क्या क्या समस्या है आपको? है जब से केजरीवाल सरकार आई है, मेरा बचपन यही गलियों में गुजरा है। रोड नाली उन्होंने बनवाई है, पर बनवा दी फिर भूल गए। वो भरी हुई है, उस पहले से भी बुरा हाल हो गया। पहले था अपना गड्ढा खोद लिया, पानी निकाल देते थे, सूख जाता था वो। अब तो बुरा हाल हो रहा, मच्छर पैदा हो रहे, गली घर के आगे बैठ नहीं सकते अब, खाट पे, कुर्सी पे, क्यों पूरे जाम है। बनवा दी उन्होंने, बनवाई नहीं, वो लड़ाई का घर करवा दिया। आप पड़ोस में जाके देखो, हर एक घर छोड़ के घर में रोला मच रहा है, वह तेरा पानी यहाँ आ रहा है। हम आपको बता दें कि कॉलोनियों में नालियां बना रहे हैं, सीवर सिस्टम डाल रहे हैं, पर उसका निकास या उसे कंप्लीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ। और दूसरी बात, बिजली के लिए जाओ, अगर जान पहचान है तो आपका 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मीटर लगता है, जो उनके जान पहचान में है केजरीवाल सरकार के। और जो आम आदमी जाता है, कोई सुनवाई नहीं, कितने चक्कर काट लो आप। तो पिछले करीब 2 सालों से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में ये भी देखने को बहुत मिला है कि डीडीए से शायद एक परमिशन लेनी पड़ रही है मीटर लगवाने के लिए, और जिसकी वजह से बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे हैं। और लोग ऑफिस ही नहीं पता, आम आदमी को तो ऑफिस ही नहीं पता कहाँ पे है। हाँ, प्लीज बताइए। मैं तो खुद प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है,
मैंने एक प्लॉट लिया था, बना बनाया मकान, जिसके बगल में आप बैठे हैं। इसका कनेक्शन ट्रांसफर के लिए मैं गया था, सिर्फ कनेक्शन नेम ट्रांसफर के लिए। सारे कागज मैंने लगा दिए। पहला काम उनका ये होता है, अप्लाई करते ही रिजेक्ट करते हैं फाइल को, डेफिशिएंसी निकालते हैं उसमें, कारण कोई भी बनाना हो, लेकिन वो बनाते हैं। फिर एनओसी की डिमांड होने लग गई। फिर उसके बाद मतलब कि बेतुके, मतलब कि कोई जिसकी सेंस नहीं बनती, इस तरीके के ऑब्जेक्शन लगाते हैं। आदमी को इतना परेशान कर देते हैं कि 2-4 चक्कर काट के उनके घुटने टूट जाते हैं। बाहर जो दलाल बैठे हैं, जिनसे हम मतलब कि वहाँ पे अप्लाई कराते हैं, वही उनके दलाल हैं। फिर वो हमें सांत्वना देते हैं कि आपका काम हम कराएंगे, रिश्वत दे के काम हो जाता है। लगभग कितने, आप लोग तो सामाजिक लोग हैं, लोग आते होंगे आपके पास, कितने पैसे लेके ये मीटर लगाए जा रहे हैं अब? जिस शक्ल देख के पैसे, जो जितने में कट जाए उतना काटते हैं, लेकिन बिना पैसे दिए कोई अपना जेन्युइन काम भी नहीं करा सकता। जिसमें ये कहते हैं कि केजरीवाल के राज में रिश्वत नहीं ली जाती। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा भ्रष्ट काम केजरीवाल के राज में है। तो अब नीलम पहलवान जी के बारे में हम बात करेंगे, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं और कैसे आप देखते हैं आगे बीजेपी की सीट के लिए? नीलम पहलवान जी हमारी पढ़ी लिखी नेता हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई है और हर चीज में वो सक्षम है। और जो मोदी जी का नारा है, आगे जिस हिसाब से लेडीज का रिजर्वेशन 33% होने वाला है, उस हिसाब से तो इनका आगे और बहुत ज्यादा आगे तरक्की करना निश्चित है, कन्फर्म है जी। और काम की अगर बात करें तो इनका वार्ड है दिचाऊ वार्ड। आप अगर चारों वार्ड में घूमेंगे तो आपको खुद फर्क पता लग जाएगा कि कौन सा वार्ड अच्छा है आज के दिन और किसमें बदतर हालत है। तरुण यादव जी इसी वार्ड से हैं जहाँ पे आप बैठे हैं। यहाँ पे सफाई वाले भी नहीं आते और कूड़े की गाड़ी क्या मतलब कि खुद कैंडिडेट भी नहीं आते। एक कभी आया नहीं, पढ़ने के बाद एक दिन भी नहीं आया। एक दफ्तर खोला हुआ है उन्होंने अपने आखिरी छोर पे, अपने गांव में ही खोला हुआ है, जो हमारे वार्ड के आखिरी छोर पे है। यहाँ बैठे एक सेंटर पॉइंट है जो आसपास 14 गांव से घिरा हुआ है। दफ्तर खुलना चाहिए था यहाँ। एक बार उन्होंने दफ्तर खोला था, पता नहीं क्या कारण रहा, 24 घंटे में वो दफ्तर बंद हो गया था 2 साल पहले। उसके बाद उन्होंने दफ्तर की कोशिश भी नहीं की। और अगर हमें उनसे कोई समस्या मिलने जाना पड़ता है तो हमें खैरा गांव में ही जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी। तो आज ये हम यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अपने संयम से काम लें, वोटिंग के लिए ज़रूर जाएं और हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। आज के लिए नमस्कार।